नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। नीट के बाद सीबीएसई बोर्ड के में 12वीं की परीक्षाओं का क्या हाल रहा, वहां पर जो छात्र हैं उनको जो लिखी है कॉपी उस पर नंबर चढ़ा दिखाई पड़ रहा है किसी दूसरे छात्र पर। यानी पूरी तरह से व्यवस्था एक ध्वस्त सी हो गई है ऐसा लग रहा है। और इधर एसएससी की परीक्षा में भी धांधली की खबरें आ रही हैं। कई ज़िलों में परीक्षा रद्द की गई है और देश की सभी, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों, एडमिशन की परीक्षाएं हों, उन परीक्षाओं का ये हाल है। छात्र सड़कों पर है, यहाँ पर राजनीतिक दल छात्रों के समर्थन में सड़कों पर है और सरकार खामोश है। सरकार को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें एक ओर बढ़ रही हैं, महंगाई एक ओर बढ़ रही है और दूसरी तरफ परीक्षाओं में जो पेपर हैं उनके लीक की घटनाएं एक तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना है। हाँ, सरकार के समर्थक तमाम ऐसे हैं जो इन सारी जो अव्यवस्थाएं हैं, जो धांधली है, उनकी खबर अगर वो उसकी चर्चा कर रहे हैं, अगर उसके बारे में बता रहे हैं, पीड़ित लोग अगर उसके बारे में बता रहे हैं, तो सरकार के तमाम समर्थक उनको देशद्रोही बता रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें इतनी ये जो हो रही हैं, क्या कुछ इसका नतीजा आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। अब जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, एसएससी का आपने देखा ही होगा, कई ज़िलों में, उसमें प्रयागराज है, कानपुर है, मुजफ्फरनगर है, पेपर वहाँ भी लीक हो गया है और ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी। सरकार अभी तक नीट की परीक्षा, कहा था धर्मेंद्र प्रधान जी ने कि अगले साल से उसको हम ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन उनको समझ में आ रहा था कि बड़ी फुल प्रूफ व्यवस्था है। ऑनलाइन परीक्षाएं न जाने कितनी बार उनमें धांधली हो रही है, उनमें संसाधन नहीं है, वो परीक्षाएं भी लीक प्रूफ नहीं है। लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, यानी कोई फुल प्रूफ व्यवस्था कोई वो नहीं कर पा रही है। क्या लग रहा है, सरकार बिल्कुल असहाय हो गई है, हताश हो गई है, या फिर वो कुछ करना नहीं चाहती है? देखिए मिश्रा जी, मैं तो ये तीसरा विकल्प चुनता हूं। ये दो विकल्प आपने दिए हैं, तीसरा विकल्प है जी। वो जो करना चाह रही है वो कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केवल एक मोडस ऑपरेंडी है, वो हर जगह पे अपने आरएसएस और अपने शाखा के लोगों को बिठाना चाहते हैं। अब वो किसी भी पेपर में, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एसएससी हो, वो जिस बच्चे की चाहेंगे, जिसमें जितने नंबर चाहेंगे दे देंगे और जिसके जितने नंबर खत्म करने होंगे कर देंगे। अब जो ये बच्चा के साथ हुआ, वेदांत के साथ हुआ, आप सोचिए 17 साल का बालक जी, 17 साल के बालक, आप भी जब रहे होंगे, मैं भी जब था, तो हमारा मन कैसा होता था, बड़ा परिपक्व। जी, हमें जी। बड़े लोग कहते थे तुम बच्चे हो, बच्चे कहते थे तुम बड़े हो गए, कोई बिठाने को साथ होता था और बड़ी सेंसिटिव एज होती है। उस बच्चे को दूरदर्शन के एक एंकर साहब अशोक कुमार श्रीवास्तव, जो पहले से ही बड़े कुख्यात हैं, मतलब वो तो अपनी सीमाओं से बाहर चले जाते हैं, उन्होंने उसको पाकिस्तानी बता दिया। अरे नाम ही देख के उन्हें पता चल जाना चाहिए था जिस बच्चे का नाम वेदांत है। अच्छा, क्योंकि उसका जो एक्स अकाउंट था जो उसने एक दिन पहले खोला, उसके अंदर जो पोस्ट डाली उसमें हिंदुस्तान का नाम नहीं लिखा था। लोकेशन जी, उसके भाई लोकेशन के तौर पे उसमें हाँ साउथ एशिया लिखा हुआ था, साउथ एशिया लिखा। अब भाई ने बताया कि भाई, और उसने एक्स पे पोस्ट किया, पूरा उस बच्चे के मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ा होगा। देखिए मैं इसको मिश्रा जी नहीं मानता हूं कि ये असहाय हैं जी। ये पूरी तरह से दुष्टता हो रही है, हर पेपर बिक रहा है, हर जगह कुछ हो रहा है। वरना मेरी पेपर शीट पे, मेरी आंसर शीट कोई दूसरे जजबूत वाली चीज हो गई, जैसे बंगाल में अभिजीत बनर्जी कह रहे हैं जी, वोट पड़ा है किसी और ईवीएम में, काउंट हो रहा है दूसरा ईवीएम, तो कैसे वो इलेक्शन जीत जाएगा भाई? तो फलता में केवल से 1 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती, उसे तो 1,60,000 में 1,59,000 वोट मिलने चाहिए थे भाई। जब काउंट ही तुम्हें उस बक्से में नहीं करना है जिसमें वोट पड़े हैं, वही वाली स्थिति, मैं कितना भी अच्छा पेपर दे दूं, अगर मेरी कॉपी किसी और के नंबर पे चढ़ जाएगी और किसी 25 लाख रुपए ले लीजिए, अखिल स्वामी की कॉपी पे किसी अपने आरएसएस के आदमी के नंबर चढ़ा दीजिए और उसको आईएएस बना दीजिए, बाद में वो जो है आपके पक्ष में काम करेगा और लोकतांत्रिक और संविधान के विरुद्ध काम करेगा। उसी प्रकार की स्थिति बन जाएगी। तो मुझे लगता है ये डिजाइन है इनका,
ये जानबूझकर अपने लोगों को ज्यादा नंबर दिला के उच्च पद पे बिठाना चाहते हैं। और वो लोग जो आम आदमी हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है, या तो ये पेपर बेच रहे हैं, ये पूरा माफिया काम कर रहा है, चाहे नीट पेपर हो या सीबीएसई हो या एसएससी हो, ये माफिया काम कर रहा है, या अपने बच्चों को ज्यादा मार्क्स दिखा के और जो बाकी सामान्य जन के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। असहाय ये हैं क्योंकि ये इतने ज्यादा समर्थ लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। विदेश में नहीं कर सकते, ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं कर सकते, ये बांग्लादेश के खिलाफ आपने सुना ही होगा, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो डिटेंशन सेंटर ये बना रहे हैं, तो बांग्लादेश के अंदर से पथराव शुरू हो गया और वहां पे अशांति पैदा शुरू हो गई है। लेकिन इन लोग ये समझ सब कुछ है, ये जो भी चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन ये जानबूझ के एक इनकी चाल है जिसके माध्यम से ये भरपूर पैसा कमा रहे हैं और अपने लोगों को ज्यादा नंबर दिला के डॉक्टर बना रहे हैं। बाकी हमारी जान चाहे उनसे उनके हाथों से चली जाए, क्योंकि वो 4 साल 5 साल में तो मेडिकल पास कर नहीं पाएंगे, 20-20 साल में पास करेंगे और उसके बाद ऑपरेशन करना होगा दिल का, कर देंगे फेफड़े। एक बात, अगर मैं आपकी बात मान लूं, आप जो कह रहे हैं कि ये अपने लोगों को, आरएसएस के लोगों को उनको करा रहे हैं, तो क्या उनको कराने का इनके पास और कोई रास्ता नहीं है? लाखों छात्रों का भविष्य गर्त में डालकर उनको परेशान कर, यही एक रास्ता है क्या इनके पास? उनको कोई बैकडोर से कोई और रास्ता भी चुन सकते हैं जिसमें कम से कम ये छात्र परेशान भी ना होने पाए, ये छात्र कम से कम इनकी अपनी लाइफ बर्बाद ना होने पाए, रात दिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद मानसिक आघात से अलग जूझ रहे हैं। तो क्या ये अपना जो, अगर मान लीजिए यही उद्देश्य इनका है, तो इसके लिए कोई और रास्ता भी चुन सकते हैं? ये बताइए मिश्रा जी, क्या ये जनता के बारे में और आम जनता के बारे में सोचते हैं? अगर ये आम जनता के बारे में सोचते होते, अग्निवीर बनाया होता क्या? आर्मी के किसी सीनियर ऑफिसर से बात कर लीजिए, उस समय जो लोग वर्क कर रहे थे सीनियर मोस्ट वो सब कह रहे थे हमसे राय नहीं ली गई। आप ये बताइए, कोई दुनिया का अर्थशास्त्री, मैं तो कह रहा हूं गूगल सर्च कर लीजिए, आपके दर्शक श्रोता गूगल सर्च कर ले, गूगल में पता चलेगा आज तक जितने भी देशों में नोटबंदी हुई है वो अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हुई हैं। या हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट नहीं थे, उन्होंने मोदी जी को नहीं बताया होगा, लेकिन उसका कारण दूसरा था। कराना क्यों था? जिससे कि अपोजिशन पार्टीज के पास पैसे न रहें, और नोटबंदी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सारे पैसे को गोल्ड में और लैंड खरीद के किनारे कर दिया था, और जो सपा के और बसपा के जो पैसे वाले लोग थे उनके सारे पैसे बेकार हो गए थे, क्योंकि वो नोट चल नहीं रहे थे और मार्केट में चेंज हो नहीं रहे थे, वो इलेक्शन हार गए। कोई और दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं था, इनके ऑब्जेक्टिव दूसरे होते हैं और देश को ये दूसरे ऑब्जेक्टिव बताते हैं जी। फिर ये बताइए, अगर इनको ये पता होता है, ये कोई कॉल दे सकता है क्या सोना 1 साल तक मत खरीदो? अरे 1 करोड़ लोगों के रोजगार पे आपने लात मार दी। अब उनके घर कैसे चलेंगे? जो बेचारे बंगाल से, ज्यादातर जो कारीगर हैं वो बंगाल से आते हैं, यहाँ नोएडा में और दिल्ली में और गाजियाबाद में कहां वो दुकानों में काम करते हैं अपना, उनके काम ही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि न सोना बिक रहा है न खरीदा जा रहा है। ज्वेलर्स भी है, चाय की दुकान और झालमुड़ी की दुकान खोल के बैठे हुए। दे आर नॉट कंसर्न, दे आर नॉट कंसर्न। इनका मतलब केवल यह है चुनाव जीतो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ और पैसे के माध्यम से चुनाव जीतो। जितने लोग पैसे में बिक सकते हैं उन्हें खरीद लो। भाई इलेक्शन के 2 दिन पहले अगर आदमी को आप भरपूर, जैसे बंगाल में इन्होंने किया, खूब भात मछली खिलाई 2-3 दिन तक, अब दूसरे अपोजिशन पार्टीज कहां से भात मछली खिला देंगे? उनके पैसे के ऊपर तो रेड करके उनको अरेस्ट कर लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वाले चाहे अपनी गाड़ी में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ लेके घूमते रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये करना, देखिए इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको राष्ट्र से, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल चुनाव जीतना है और अपने को इसलिए स्थापित करना है क्योंकि जिस दिन ये स्थापित होंगे इनका क्या हाल होगा ये खुद जानते हैं कि बड़ा बुरा होगा। पर अब एक बात फिर मैं वही उसी तरीके का एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि इनको जब चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने का रास्ता भी इन्होंने बहुत ही एक साफ सुथरा रास्ता और बहुत ही कह लीजिए कि एकदम जिसको कहते हैं कि बिल्कुल फिट रास्ता इन्होंने अब चुन लिया है, तब फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? या फिर उस रास्ते को जस्टिफाई करने के लिए ये सब ड्रामा करना पड़ रहा है? नहीं, वो कारण ये है ना कि इनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। इन्होंने 2047 तक की प्लानिंग कर ली है। ये न्यायालयों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर, बार एसोसिएशन के ऊपर, हर जगह अपने आदमी बिठाना चाहते हैं। भाई हम असहाय कब होते हैं? अगर संविधान अनुरूप काम होने लगे
और जैसे आज से 30-40 साल पहले होता था, जी। कोई भी अधिकारी जो है वो बहुत ज्यादा मंत्रियों की सुनता नहीं था। वो कहता था नहीं साहब ये संविधान विरुद्ध है, हमें से नहीं मानेंगे। इतना ज्यादा समर्पण क्या एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्वेंट्स ने किया था क्या राजनीतिज्ञों के सामने। अब तो पैर छूने को तैयार हो जाते हैं। छूते अब तो ही बागेश्वर के पैर छूते हैं, बागेश्वर के। अरे हाँ। वो तो कोई राजनीतिक नहीं है जी। अच्छा, उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अब इतनी ज्यादा बदल चुकी हैं। भाई जब हमारे पास हम पुलिस के पास जाएंगे वो हमारी नहीं सुनेगा, डीएम साहब के पास जाएंगे वो हमारी नहीं सुनेंगे, न्यायालय जाएंगे वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, फिर आदमी के पास एक ही विकल्प बचेगा, वो समर्पण कर देगा। यही चाहते हैं ये। भाई यही हिटलर चाहता था, यही मुसोलिनी चाहता था, यही आरएसएस चाहता है। बिल्कुल, तो ये चाहते हैं और इसका ये जनता फिर परेशान होती रहेगी। अब इसका मतलब तो यही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों बढ़ा रहे हैं, तमाम महंगाई भी बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने को कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है। आज मैं किसी का ट्वीट देख रहा था, काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग बहुत सारे उसको शेयर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा है, 8 रुपये पर लीटर अगर बढ़ा दिया गया है तो जो लोग बाइक से चल रहे हैं उनको 200-300 का शायद नुकसान होगा और जो कार से चल रहे हैं महीने भर में उनको 1000-1200 रुपये का नुकसान होगा। तो अब ये जो एक कह लीजिए कि एक आर्थिक आकलन है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? तो मुझे खैर मेरी दिलचस्पी ये जानने में ज़रूर है कि आखिर कितना तक बढ़ा दे सरकार जिससे लोगों को असर पड़ने लग जाएगा। देखिए असल में जो मैडम चित्रा त्रिपाठी हैं उनकी तनख्वाह तो होगी 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ। अच्छा, उन्हें स्पेशल गाड़ी बड़ी वाली आती होगी लेने और छोड़ने, उन्हें पेट्रोल तो खर्च करना नहीं पड़ता होगा, जैसे कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को नहीं करना पड़ता है। अच्छा, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको भी अंतर नहीं पड़ता, जिनकी अपने बिजनेस है उन्हें भी अंतर नहीं पड़ता। भाई वो तो एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं कंपनी की। कंपनी ने 100 रुपए कमाए, 80 रुपए खर्च किए, उसमें पेट्रोल, घर के खर्चे, एसी पेसी सब डाल दिया, तो उन्हें तो इनकम टैक्स बचाने के लिए खर्चों को डाल देते हैं। असली समस्या किसको है? जिसकी तनख्वाह 15-20 हजार रुपए है। भाई 15-20 हजार रुपए के वाले आदमी की एक तो आपने उसने खोमचा लगा रहा था, उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी आपने, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जो है डबल कर दिए, फिर उसके बाद वो बस से आता है उसमें आपके खर्चे बढ़ गए, फिर उसका बाकी खर्चे बढ़े। तो जो आदमी 15,000 रुपए कमाता है और 3,000 रुपए किराया देता है, 3,000 की गैस खरीदता है क्योंकि वो 400 रुपए केजी की हो गई है, तो उसके बाद जो बचता है वो 1,000 रुपए बचता है, उसमें से 400 रुपए चला गया। देखिए अब भाई मैडम चित्रा त्रिपाठी को एक वो है क्या कुमार विश्वास साहब, वो कह रहे थे कॉकरोच को हिट डाल के, अरे यार तुम पहले कभी थे, कभी से तुम राम वो करने लगे, अपना भक्ति और टीका विका लगा के जाके आप सनातन का अपमान करते हो और ऊट पटांग चीजों को लोगों को बताते हो और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करते हो। अरे देश को जोड़ने का, और तुम तो आम आदमी पार्टी के आदमी थे ना। चलिए आम आदमी पार्टी ने बाकी तो अपना चोंगा उतार के फेंक दिया, लेकिन कम से कम इतना ज्यादा निर्लज्जता तो नहीं दिखा रहे हैं जो कुमार विश्वास आज के तारीख में दिखा रहे हैं। आप तो बहुत बड़े आम आदमी थे, आज के तारीख में आप एक एक कथा कहने के 40-40, 50-50 लाख रुपए लेते हैं। और इस प्रकार से जिनको कॉकरोच कहा गया वो बेचारे अगर अपनी आवाज को उठा रहे हैं तो उनको हिट से मार देंगे। इसका मतलब देश की 80% जनसंख्या को हिट से मार देंगे आप, वो कह रहे हैं ना हम नहीं। तो ये दोनों जो जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये दोनों घटनाएं ये बिल्कुल साफ हैं कि जो 80 करोड़ लोगों को जो दावा किया जाता है कि उनको राशन दिया जा रहा है, इसका मतलब उन 80 करोड़ लोगों की कोई गिनती है नहीं। सीधे सीधे यानी जब बात कही जा रही है कि 8 रुपए बढ़े, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें वो 80 करोड़ नहीं है। 5 किलो राशन पर रहने वाले के लिए अगर महीने में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बर्डन अगर पड़ जा रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि उसके लिए छोटी बात है। लेकिन ये बात उनकी हो ही नहीं रही है। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि आप उसको हिट से मार देंगे, तो उस यानी सरकार की नज़र में अगर सरकार वोट ले रही है, पता नहीं सरकार को वही 80 करोड़ लोग दे रहे हैं वोट या कौन दे रहा है, लेकिन अगर सरकार वोट जिनका ले रही है उनसे उसका वास्ता नहीं है, फिर तो यही मान लिया जाए ना। नहीं वो तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी वोट दे रहे हैं, वो तो वही वाली बात है ना जो अभिजीत बनर्जी कह रहे हैं।
अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं भाई आप दिखा दीजिए ना सीसीटीवी फुटेज, हम गलती मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि 17C के हिसाब से जिन ईवीएम में वोट पड़े हैं उनका सीरियल नंबर अलग है और जिसपे काउंट हुए हैं वो अलग है, आप दिखा दीजिए ना, मान लेंगे कि आप सही कह रहे हैं, बेईमानी नहीं हुई है। 27 लाख वोट आपने काट दिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको अप्रूव भी कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अप्रूव भी कर रहे हैं, कभी 20,000 कर देते हैं, कभी 25,000 कर देते हैं। तो अगले इलेक्शन तक तो आप पूरी अपनी मशीनरी को सेट कर देंगे, हर जगह दबंगई कर देंगे, हर आदमी को डरा देंगे, जैसे जहांगीर खान ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर ही लिया ना और अब इलेक्शन जीत गए। तो आप अगर उस वोटर्स अपरंडाई में चलना चाहते हैं तो उसको आपको कौन रोक सकता है? हाँ, तो और उस तरीके को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया स्पेशली उसको, और ये कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। इससे ये पता लगता है कि लोकतंत्र की जड़ें देश में कितनी मजबूत हैं, कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख से जीतेंगे तो कैंडिडेट उनका 1,09,000 से जीत रहा है। तो अब ये लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती अब इस आधार पर तय हो रही है। नहीं, देखिए वही चीज है। अब इस प्रकार से अगर होगा तो उसके बाद देखिए, अब बच्चे आप किसी से पूछ लीजिए, मैं तो मेरी आदत है जब मैं ओला उबर में जाता हूं तो जो ड्राइवर होता है उससे बात करता हूं कि यार तुम्हारी क्या स्थिति है। वो कहता है साहब हमारी जो इनकम है, कहने लगा सर आपको लेके जा रहा हूँ, 250 रुपए मुझे किराया मिलेगा, इसमें 150 रुपए तो मेरे सीएनजी चले जाएंगे, 5,000 रुपए महीने मेरे कागजी कार्रवाई में खर्च हो जाते हैं, बाकी हमने ईएमआई में गाड़ियां ले रखी हैं, जो 3 व्हीलर चला रहे हैं उसमें 500 रुपए रोज में वो किराए में लेके चलाते हैं। तो अगर भैया वो 500 रुपए रोज भी ना कमाए तो 15,000 रुपए अगर उनके पास नहीं होगा तो शहर में रह कैसे पाएंगे, जहाँ 3,000 रुपए किराए में रहते हैं और 3,000 की गैस और बिजली पानी दुनिया भर, बाकी इलाज विलाज तो आप छोड़ ही दीजिए। उसके बाद तो लाश को जो है साइकिल पे ले जाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास और कोई सुविधा नहीं होगी। और दलित हुए तो उसके बाद आपको आपके शव को जलाने भी नहीं दिया जाएगा, कहीं दूर ले जाके आपको जलाना पड़ेगा। उड़ीसा की घटना आपने देखी थी, क्या स्थिति थी कि बिल्कुल बैंक वाले पैसा कंफर्मेशन मांग रहे थे तो बच्ची अपनी बहन की अस्पताल को लेके उसको आना पड़ा था। तो देखिए ये असल में संवेदनहीन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी डेढ़ अब अशोक श्रीवास्तव साहब की भी करोड़ों में इनकम होगी, ये मैडम चित्रा त्रिपाठी की करोड़ों में इनकम होगी, कुमार विश्वास साहब भी करोड़ों अरबों रुपए के आदमी होंगे। इन्हें गरीबों का दर्द ही नहीं पता है और ये गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। इसीलिए तो कॉकरोच जनता पार्टी में 2.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए। इसीलिए तो आज के तारीख में कॉकरोच जनता पार्टी जो है शहर शहर में आप देख रहे हैं, कांग्रेस भी शहर शहर में बड़े बड़े आंदोलन चला रही है और लाखों की संख्या में लोग उसमें जुट रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का अपमान ये अहंकार के अंदर जो कर रहे हैं ये नहीं समझ रहे हैं। अभी तो मशीनरी आपके पास है, लेकिन जिस दिन जनता जाग जाएगी और सड़क पे आ जाएगी ना, कोई नहीं रोक पाएगा उनको, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। आप कितनों को मारेंगे, कितनों को फांसी पे चढ़ाएंगे, कितनों को जेल भेजेंगे? राकेश टिकैत ने भी कॉल दे दी है, 5 जून तक उन्होंने टाइम दिया है, क्योंकि उन्होंने वही किया जो भट्टा परसौल में किया था, लैंड दे ही नहीं रहे लोगों को। वो कह रहे हैं ना आप खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। वो 2 त्यागी बंधुओं को उन्होंने खड़ा कर दिया, राकेश टिकैत ने, वो 200 गज का प्लॉट खरीद लिया उन्होंने और उनपे उन्होंने एफआईआर लिख ली, उनपे मुकदमा दर्ज कर दिया। बाकी बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एकड़ों जमीन खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, उन्होंने 200 गज खरीद ली त्यागी बंधुओं ने, तो उनपे एफआईआर दर्ज हो गई। तो देखिए ये जो अहंकार, ये जो अपना तानाशाही का अभी बिल्कुल एक्सट्रीम जो पहुंच रहा है, आपने सुना होगा, मैंने उसे कंफर्म नहीं किया, फैक्ट चेक नहीं किया, मेलोनी को जो इन्होंने मेलोडी चॉकलेट का डिब्बा दिया था, मेलोनी ने उसी समय जब इन्होंने चॉकलेट दी, जिसे हम कह रहे थे जी कि किसी लेडी को जिसका इतना बड़ा स्थान और इटली की प्राइम मिनिस्टर हो उसे टॉफी देके आपने उसका अपमान किया, उसने इनको इंस्टाग्राम में फॉलो उसी दिन से अनफॉलो कर दिया। ये सोशल मीडिया की खबर है, फैक्ट चेक मैंने नहीं किया है, लेकिन अगर उन्होंने अनफॉलो केवल क्योंकि अपमान कर रहे हैं भाई आप, अरे कोई अच्छी किताब देते, उन्हें कोई हमारा मोमेंटो देते, हमारे हिंदुस्तान का, हमारी परंपरा संविधान की कॉपी देते, आप कुछ और देते, रामचरितमानस देते, आप जाके वहां टॉफी दे आए। आप ये सोच रहे थे कि पूरा, और वो झालमुड़ी की तरह, अरे झालमुड़ी चलिए हिंदुस्तान में आपने नौटंकी कर ली है, विदेश में जाके तो इस तरह की नौटंकी मत कीजिए। अरे वो टॉफी तो उन्होंने इसलिए चुनी होगी ना कि उसमें वो दोनों का नाम आ रहा था, कि उसमें मोदी का भी नाम आ रहा है, मेलोनी का भी नाम आ रहा है, तो शायद इसलिए दी हो कि इतना यूनिक कॉम्बिनेशन किसी टॉफी का किसी चॉकलेट का कहाँ होगा, तो इसलिए ये तो बड़ी गलत बात है ना। मैं अपना नाम किसी अपने पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला से जोड़ दूं भाई, अगर मैं उसमें हर्ष का वो महसूस करता हूं तो मैं बड़ा बेशरम आदमी हूं भाई। ये तो हो सकता है मेरी पत्नी का नाम और अपना नाम मिला के मैं कोई ऐसी चीज ढूंढूं
जी। जिससे समाज को एक मैसेज जाए। जैसे आपने देखा अमेरिका में होता क्या है, वहां के चाहे बराक ओबामा हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, जब वो निकलते हैं तो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के निकलते हैं। उनका समाज मानता है कि पति पत्नी के अच्छे संबंध होना एक अच्छा संकेत है। इसका माने आपकी घर की स्थिति अच्छी है, घर की स्थिति अच्छी है तभी तो देश की स्थिति, तभी तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर पाओगे। जब मेक होम ग्रेट नहीं है तुम्हारा तो तुम अमेरिका को क्या ग्रेट बनाओगे। अब दूसरी औरत जो बेचारी अनमैरिड है और जो आप भी अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं, अपने नाम मिलाना तो एक प्रकार की धृष्टता हो गई ना किसी ऐसी महिला जो आपकी पत्नी नहीं है। ये तो सनातन विरुद्ध कार्य है। अब लेकिन अब जब जो भी हो वो अब प्रधानमंत्री मोदी जी की अपनी एक है कि हर चीज़ को एक नया रूप देते हैं, खासकर विदेश अपनी जो नीति है। अब चाहे वो दूसरे देश के राष्ट्रपति को बुलाकर झूला झुलाना हो, गंगा आरती दिखाना हो, हम लोग देख रहे हैं। और देश इसका बड़ा कायल है उनकी सदा का कि और किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। आप बताइए कि आप तो बहुत पहले से देख रहे होंगे, अब बनारस में तो आप पढ़े भी हैं, किसी दूसरे कभी प्रधानमंत्री ने दिखाया किसी को गंगा आरती? किसी ने अपने गांव में बुलाकर झूला झुलाया? तो फिर ये उनकी अपनी यूनिक विदेश नीति है। अब ये अलग बात है कि विदेश नीति में जब दूसरे देशों की जब ज़रूरत पड़ी तो खाली अफगानिस्तान हमारा साथ देने के लिए, और वो भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार जिसको कोई सरकार ही नहीं मानता है, जिसका विरोध होता रहा। बाकी कोई चाहे झूला झुलाने वाला हो, झूलने वाला हो, चाहे गंगा आरती देखने वाला, कोई साथ नहीं दिया। अब लेकिन अब इसमें मोदी जी की क्या गलती है? ये लोग कहते हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये बातें करते हैं कि मोदी जी तो अपनी समझ में बहुत अच्छी विदेश नीति बना रहे हैं, दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन अब दूसरे देश ज़रूरत पड़ने पर दगाबाजी कर जाएं तो बेचारे वो क्या करें? नहीं, कैसे कर रहे हैं ये बताइए। एक भी एग्जाम्पल आप दे दीजिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जहां पे किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने जाके दूसरे देश के चुनाव में एक पक्ष का प्रचार किया हो। ये कौन से एटिकेट्स हैं? तो वही तो यही उनकी यूनिकनेस है सर, यही उनके जो उनके समर्थक हैं। मोदी जी वो करते हैं जो कोई नहीं करता है। अरे ये तो मतलब ये अब मतलब वो शब्द नहीं कर सकता क्योंकि उनका अपमान नहीं कर सकता। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे भी बने हो। लोगों की सोच जहां खत्म होती है वहां से उनकी शुरू होती है, ऐसा कहा जाता है उनके समर्थकों की तरफ। अरे तो ठीक है, विदेश में जाके हाफ पैंट पहन के चले जाइए, जहां पे सब लोग सूट पहन के खड़े हों, वहां एक अलग अपने को दिखाइए। क्या इस प्रकार की बातें होती हैं क्या? अच्छा, वो आपने डोनाल्ड ट्रंप की कन्वेंसिंग की, डोनाल्ड ट्रंप हार गया। फिर आप बाइडेन से मिलाए, कमला हैरिस से मिलाए तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। तो ये तो एक प्रकार की डिप्लोमेटिक फेल्योर है। आप यही नहीं पढ़ पाए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इसका मैंने अब वो शब्द तो मैं उपयोग में नहीं लाऊंगा जो सोशल मीडिया में बहुत सारे लाते हैं, क्योंकि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूँ। करना भी पड़ता है, वरना FIR लिखा देंगे, अंदर कर देंगे, 4-5 साल की बेल नहीं देंगे। मैं कहां से उसको झेलूंगा? इसलिए भैया सम्मान तो आजकल डर से हो रहा है, सम्मान मन से कोई नहीं कर रहा है। आप किसी मध्यम वर्ग से बात कर लीजिए, टैक्सी वाले से बात कर लीजिए, ऑटो वाले से बात कर लीजिए, खोमचा लगाने वाले से बात कर लीजिए, किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, अब वो गाली गलौज पे उतर आया है। वो कहता है, अब आप जो बात कह रहे थे, आज मैं अशोक कुमार पांडे का कार्यक्रम देख रहा था, इतना बढ़िया उन्होंने एनालिसिस किया है। ये जो कह रहे हैं ना कि विदेश में दाम बढ़ गए पेट्रोल डीजल के, देखिए भारत में तो बहुत कम बढ़े हैं। उन्होंने पूरी एनालिसिस की कंट्री वाइज जी। उन्होंने इंटरनेशनल क्रूड प्राइस से उनके प्राइस कोरिलेटेड थे। जब $40 पर बैरल का तेल था उस समय उन्होंने प्राइसेस को आधा कर दिया था। इसलिए जब $60 से $120 हुआ तो उन्हें दाम बढ़ाने पड़े। आपने जब दाम घटे थे आपने घटाए ही नहीं जी। आपने टैक्स लेके अपने कॉफर्स को भर लिया। तो जब आपने घटाए नहीं तो अब बढ़ाने का क्या औचित्य है? अच्छा, जब $120 था तब दाम नहीं बढ़ाए, जब $100 आ गया तो दाम बढ़ा दिए। अच्छा, अब ये जो दाम बढ़ा दिए आपने घटाएंगे भी नहीं। अब नोट कर लीजिए जी। कल अगर युद्ध खत्म हो गया और $60 पे फिर क्रूड ऑयल आ गया, ये नहीं घटाएंगे। अब ये बढ़ा ही दिया इन्होंने। और अपने अंबानी साहब जो हैं वो एक्सपोर्ट भी करेंगे भारत में, चाहे तेल की किल्लत हो जाए। अंबानी और अंबानी साहब जाके वहां पे रिफाइनरी लगाएंगे अमेरिका के अंदर, सबसे बड़ी रिफाइनरी वर्ल्ड की। और अडानी साहब वहां पे जाके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, डॉलर ले जाएंगे, रुपया कमजोर हो जाएगा और देशभक्ति का पाठ हमारे देशवासियों को सिखाया जाएगा। गरीबों को अमीर मस्ती करेंगे, गरीब जो है वो देशभक्ति। पर ये जो चीजें हो रही हैं सर, जो जमीन पे कई बार हम लोग इनको बात करते समय हंसी भी आ जाती सारी चीजें, लेकिन कितनी गंभीर ये चीजें हैं।
छात्रों को इस व्यवस्था में, इन सारी चीज़ों में देखा हम लोगों ने, विजुअल्स आ रहे हैं, एसएससी वाले छात्र वो वहाँ पर सेंटर पे तोड़फोड़ कर रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा छात्रों को बुला लिया गया, कई शिफ्ट में परीक्षा होती है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई व्यवस्था, कहीं कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब सड़कों पर उतरे ये छात्र, इनको क्या ये अपना अधिकार मांग रहे हैं? दो चीज़ें मांग रहे हैं, एक तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, इनका जो नुकसान हो रहा है वो उसकी भरपाई कैसे होगी, और दूसरी बात यह है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको लगता है कि इन दोनों चीज़ों में किसी भी चीज, कोई भी उनका मकसद कामयाब हो पाएगा? नहीं, होना चाहिए। चाहिए तो जी बिल्कुल चाहिए। हाँ। देखिए, अब तो सरकार ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, और सरकार ने क्या, हमारे सबसे बड़े आदमी जिनकी बात हम लोग कभी टालते ही नहीं है, जिनको सबसे बड़ा सम्मान, उन्होंने कह दिया ना, ये कॉकरोच है। अब कॉकरोच को तो कुमार विश्वास कह रहे हैं हिट से हम खत्म कर देंगे, कुचल कुचल के मार देंगे, कहीं पानी से उबाल के मार रहे हैं, कहीं हिट से मार रहे हैं। तो सरकार ने, जो सत्ता पक्ष वाले हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि इनके हमारा कोई महत्व नहीं है, इनके वोटों की भी हमें आवश्यकता नहीं है, इन्हें तो हम कुचल के हिट से मार देंगे। अब ये कॉकरोचों पे डिपेंड करता है कि वो अपने को जिंदा रखना चाहते हैं, और अगर आगे अपनी नस्लों को सुधारना चाहते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि वो स्वतंत्र हवा में जी सकें और लोकतंत्र संविधान के अनुसार जी सकें, तो ये निर्णय तो उनको लेना है। लेकिन हाँ, इतना मैं बताता हूं, अगर ये लोग एक बार एकत्रित हो गए, सड़क पे गांधीवादी तरीके से उतर गए, कोई सरकार इनको रोक नहीं पाएगी। ना नेपाल में रोक पाई थी, ना बांग्लादेश में रोक पाई थी, लेकिन गांधीवादी। हाँ, यहाँ तो अब जेन जी नाम लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि ये जेन जी हैं। अगर आप ले लेते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अभी तक आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित तो नहीं हुआ है शब्द, लेकिन इसको देशद्रोह के तौर पर देखा जाने लगा है। तो हम लोग हमारे देश में उनको जेन जी भी नहीं कह सकते हैं, बड़ी अजीब स्थिति है। लेकिन हम युवा तो कह सकते हैं, छात्र कह सकते हैं। उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा दिखाई पड़ रहा है सड़कों पर, जिस तरीके से, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे सीबीएसई की। अब बताइए, पूरा का पूरा सीबीएसई की परीक्षा में ये बिल्कुल ये हो गया है। आपने शुरू में कहा भी, आपने तुलना की भी कि बिल्कुल कि ईवीएम में वोट किसी को डाला जा रहा है, पढ़ किसी को रहा है, कॉपी वहाँ लिख कोई रहा है, नंबर किसी दूसरे पे चढ़ रहा है। बताइए, 2-4 के जब सामने आ गए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, तब तो पता लग गया। 18.5 लाख छात्रों ने दी है इस बोर्ड में, 12वीं के बोर्ड की परीक्षा। न जाने कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा। मिश्रा जी, अभी गुजरात के अंदर जी कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जाके पेट्रोल पंप पे मेलोडी चॉकलेट बांट रहे थे, टॉफी बांट रहे थे। अच्छा, ये बताइए, मेलोडी चॉकलेट जब मोदी जी मेलोनी को दे सकते हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पेट्रोल भरवाने वालों को क्यों नहीं दे सकते? हाँ, लेकिन उन्होंने दिया, उनको अरेस्ट कर लिया। हाँ जी जी जी। बताइए। हाँ, बताइए, हम अगर मान लीजिए अब ये मोदी जी ही केवल मेलोडी चॉकलेट और टॉफी बांटेंगे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने बांटा है? हाँ भाई, उसकी स्टॉक सप्लाई खत्म हो गई, इसलिए कि सारे बीजेपी वालों ने अमेजन से मंगा लिया और उसको अपने कार्यालयों में खिलाया। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, अगर वो किसी को खिलाएगा तो जेल चला जाएगा। और मोदी जी अगर जाके मेलोनी को देंगे तो मिश्रा जी कहेंगे कि साहब वो तो अपने ढंग से काम करते हैं। यार, अगर वो ढंग से काम करते हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम भी उन्हीं के ढंग से काम करेंगे। हमें क्यों जेल भेज रहे हो भाई? लेकिन यही है ना कि अब वो ढंग से काम करना भी तय करेगी सरकार। ये बड़ी अजीब स्थिति है। और इसको ये जो स्थितियां हैं, इनको कहा जा रहा है कि ये वो स्थितियां हैं जो देश के लोकतंत्र को बहुत मजबूत कर रही हैं, लोकतंत्र की जड़ों को बहुत मजबूत कर रही हैं। लेकिन अब ये जिन छात्रों का, जिन युवाओं का, उनका भविष्य गर्त में उन्हें दिखाई पड़ रहा है, सड़कों पर उतरकर अब वो आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कैसे हो। एनटीए एजेंसी को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो परीक्षाओं की व्यवस्था है, वो एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे ये व्यवस्था नाम की उसमें चीज़ नहीं है, केवल शिक्षा और परीक्षा है। वो आपके अपने ऊपर है कि आप कैसे उसको ले रहे हैं। पास हो गए तो हो गए, नहीं हो गए नहीं हो गए, किसी का नंबर कहीं चढ़ गया हो, जिसको बिल्कुल कहते हैं कि एक मत से न्याय वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है। अब क्या इसका नतीजा होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं, जो आक्रोश और गुस्से वाली तस्वीरें, वो ठीक नहीं है। सरकार को सचेत होना चाहिए, सोचना चाहिए कि देश के युवाओं का, जिनकी चर्चा लगातार होती है, उन युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना फिर देश के भविष्य को खतरे में डालना होता है। बहुत बहुत
शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसी उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को ख़त्म भी करते हैं कि सरकार निश्चित तौर पर सोचेगी कि आखिर देश के युवाओं के भविष्य को अगर हम खतरे में डाल रहे हैं तो देश का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।